हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बिजनेस स्टडीज व्यवसायिक अध्ययन के आज के क्लास में, जहां आज हम लोग लेसन नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्यवसायिक प्रबंध के सिद्धांत। आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला लेसन हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर्स की थ्योरी, ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। और उस क्लासेस की वीडियो जो है पहले से चैनल पे अपलोड है। तो अगर आप जो है चैनल पे नए हैं या फिर पहले दिन इस क्लास को देख रहे हैं, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि पहले आप बिल्कुल शुरू से देखें। पहला लेसन पहले जाके इत्मीनान से समझें और उसके बाद दूसरे लेसन को समझें, क्योंकि इस चैनल पे, हमारे इस चैनल पे जो प्लेलिस्ट चल रहा है बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12th के लिए, उन बच्चों के लिए जो 2027 में इंटर का एग्जाम देंगे, तो सभी चैप्टर्स क्रमबद्ध तरीके से अपलोड हो रहे हैं। तो आप जो है बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि व्यवसायिक प्रबंध जो होते हैं या फिर प्रबंध के सिद्धांतों की अगर बात करें या व्यवसायिक प्रबंध के सिद्धांत की बात करें तो वे क्या है। देखिए बाबू, सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांतों को हम समझते हैं। तो यार इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण पहले आपको समझाऊंगा कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने का या फिर उसके जीवन जीने का कुछ सिद्धांत होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन उसके जिंदगी में होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए वह अपने सभी कार्यों को करता है। यानी कि कुछ लोगों का यह सिद्धांत होता है कि वे जो है सबसे बात नहीं करेंगे या फिर झूठ नहीं बोलेंगे या फिर सच्चे नहीं बोलेंगे। तो व्यवसाय में प्रबंध का जो सिद्धांत है वो भी ठीक उसी तरह से पथ प्रदर्शन के लिए बना हुआ है। देखिए, आमतौर पे कहें कि प्रबंध के सिद्धांत वे आधारभूत सत्य अथवा तत्व होते हैं जो एक व्यवसाय में प्रबंधकीय क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात वे बताते हैं कि प्रबंध की क्रियाओं को किस प्रकार से लागू किया जाए। यानी कि एक व्यवसाय में प्रबंध को सफल बनाने के लिए प्रबंध के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उनका पथ प्रदर्शन या मार्गदर्शन करने का जो काम है वो प्रबंध के सिद्धांतों का है। आई होप कि आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिप्लाई करता हूं, एक बार फिर से मैं इसको दोहराता हूं कि प्रबंध के सिद्धांत वे आधारभूत सत्य अथवा तत्व होते हैं जो एक व्यवसाय में प्रबंधकीय क्रियाओं को लागू करने में उनका पथ प्रदर्शन या मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात वे बताते हैं कि इन क्रियाओं को किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो है मार्गदर्शन का काम करते हैं। आप यहां इनका डेफिनेशन भी देख सकते हो बाबू कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के कार्यान्वयन में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यहां स्पष्ट लिखा भी है, ये सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों को समझने और उनके परिणामों का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं। यानी कि जब हम लोग किसी व्यवसाय में प्रबंध को लागू करते हैं तब प्रबंध की क्या भूमिका होगी, प्रबंध हमें क्या करके देने वाला है, इसके कार्यों को कैसे आसानी से हम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का जो है हम लोगों को, इन सब चीज़ों का हम लोगों को समरी समेट के देने का काम प्रबंध के सिद्धांत करते हैं। यानी यदि आपको व्यवसाय में प्रबंध को लागू करना है, प्रबंध का सही यूज करना है, प्रबंध का लाभ उठाना है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपको प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी नहीं होगी तो आप जो है प्रबंध को प्रभावी तरीके से अपने व्यवसाय में, अपने संस्था में लागू नहीं कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं इसमें। प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम
यानी प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम उत्पत्ति कहां से होती है। आइए देखते हैं इस टॉपिक को बाबू। तो कह रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण कार्य विधि को ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं। यानी कि एक व्यावसायिक संस्था में या एक संस्था में जहां प्रबंध को लागू किया जा रहा है, बाबू ध्यान दीजिएगा कि उसकी पूरी कार्य विधि जो होती है, यानी पूरा उसका फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान में रखकर ही प्रबंध के सिद्धांतों को लागू किया जाता है या बनाया जाता है। अब ये प्रबंध के सिद्धांत आते कहां से हैं? तो बाबू दो ठो जगह है। यहां देखिए, अवलोकन पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति। यहां अवलोकन पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति के तहत एक प्रबंधक वास्तविक अभ्यास में कुछ घटनाओं को देखता है और निर्णय लेने से पूर्व स्थिति के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करता है। अपने विश्लेषण के आधार पर उसे अनुभव मिलता है जिसका उपयोग भविष्य के प्रबंध सिद्धांत के रूप में किया जा सकता है। यानी अवलोकन पद्धति में क्या होता है कि एक प्रबंधक जो प्रबंध को लागू करता है, वह पहले कुछ घटनाओं को देखेगा, व्यवसाय में होने वाली कुछ घटनाओं को पहले देखेगा, देख के और वो उससे सीखने का प्रयास करेगा कि आखिर कौन सी घटना किस तरफ ले जा रही है, और वो जो उसका अनुभव उसको मिलेगा वहां पे, उस अनुभव का प्रयोग वो आगे के कार्यों में करेगा। आप लोग आमतौर पे सुनते हैं कि अनुभवी लोगों से गलतियां नहीं होती, ऐसा सुनने को मिलता है हम लोगों को कि अनुभवी लोगों से गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन आखिर उस व्यक्ति के पास अनुभव आता कहां से है? एक अनुभवी व्यक्ति बनने के लिए उसने बहुत बार गलती की होगी। एक अनुभवी व्यक्ति बनने के लिए उसने बहुत बार गलती किया होगा और उन गलतियों से सीख कर वो अनुभवी व्यक्ति बना है। यानी कि अब इतनी गलतियां वो कर चुका है कि उसको अब एक्स्ट्रा गलती करने की जरूरत नहीं है, वो हर चीज को समझ चुका है। तो देखिए, अनुभव आता है गलतियों से ही। आप अगर शुरुआत कर रहे हो किसी क्षेत्र में, अगर आप नए हो तो गलती होना लाजिम है। अगर आप गलती करोगे तभी कुछ सीखोगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं एक ही बार परिपूर्ण सीख लें, तो ये संभव नहीं, आपको गलती करनी होती है। और ये ऐसा कहा भी जाता है कि इफ यू आर इन पीरियड ऑफ लर्निंग देन मिस्टेक इज योर राइट। यदि आप सीखने के समय में हैं, यदि आप सीख रहे हैं, तो बाबू गलती करना आपका अधिकार है, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति ही गलती करता है। जो गलती कर करके अनुभव को गेन कर चुका है, जिसके पास पर्याप्त नॉलेज हो चुका है, वह व्यक्ति गलती नहीं करेगा। तो इसलिए गलती से डरना नहीं है। आइए आगे देखते हैं। दूसरी विधि है बाबू प्रयोगात्मक पद्धति। यदि बार बार देखा गया कोई निर्णय या विवरण विभिन्न संस्थाओं में कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के साथ परीक्षण किया गया है और यदि वह सभी संस्थाओं में एक ही परिणाम प्राप्त करता है, तो अब उस विवरण को सिद्धांत का नाम दिया जाता है तथा सिद्धांत का उद्गम होता है। इसमें क्या होता है कि किसी एक चीज को हम लोग विभिन्न विभागों पे बार बार लागू करते हैं, अलग अलग संस्थाओं पे, अलग अलग जगहों पे हम उसे अप्लाई करते हैं, और जब अप्लाई करने के बाद हमको हर जगह से एक ही रिजल्ट मिलता है, एक ही परिणाम हमको प्राप्त हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम जो है प्रयोगात्मक पद्धति कहते हैं। यानी कि इस पद्धति से भी हमारे पास व्यवसायिक प्रबंध के सिद्धांत निकल के आते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ खुद के, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अवलोकन में क्या हुआ, हमने खुद जो है यानी प्रबंधक जो है उसने क्या करा, निरीक्षण करा और निरीक्षण करके सिद्धांतों को लाया, और दूसरा उसको दिख रहा है कि ये सिद्धांत जो है बार बार यूज हुआ है और उससे प्राप्त होने वाला परिणाम एक ही है। तो इस प्रकार से दूसरा सिद्धांत जो है वो प्रयोगात्मक पद्धति के हिसाब से आता है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है बाबू प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, लक्षण अथवा विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा कि यहां हम लोग देखने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, प्रकृति कहें या फिर लक्षण कहें
या फिर विशेषता कहें। यहाँ पे तीनों में से इसका तीनों जो है सेम है। अगर आपसे प्रकृति पूछता है, विशेषता पूछता है, या फिर प्रकृति, विशेषता और क्या था एक और, लक्षण, अगर तीनों में से कुछ भी पूछता है तो आपको यही बताना है बाबू कि इसमें कौन कौन सी प्रकृति है। तो सबसे पहले देखिए सार्वभौमिक उपयोगिता। देखिए प्रबंध के बाबू जो भी सिद्धांत होते हैं, यानी प्रबंधकीय कार्यों के मार्गदर्शन में जो भी सिद्धांत यूज होते हैं या बने हुए हैं, उनका उपयोग जो है वो सार्वभौमिक होता है। अब सार्वभौमिक कैसे होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सार्वभौमिक का मतलब क्या है। इसकी उपयोगिता सार्वभौमिक होती है क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत किसी एक संस्था पे लागू होने वाली चीज नहीं है, या फिर सिर्फ एक ही सेक्टर में लागू नहीं होते। जहां जहां प्रबंध लागू होगा वहां वहां प्रबंध के सिद्धांत भी लागू होंगे। और प्रबंध का कार्य सिर्फ व्यवसाय तक सीमित तो है नहीं। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सामान्य जीवन में छोटे छोटे कार्यों के लिए भी प्रबंध करना पड़ता है। प्रत्येक आकार की व्यवसाय भी है तो बहुत अलग अलग आकार का है। कोई व्यवसाय बड़ा है, कोई व्यवसाय छोटा है, कोई मध्यम वर्ग का है। तो ऐसा नहीं है बाबू कि प्रबंध जब आप लागू करिएगा तो उसके सिद्धांत बड़े व्यवसाय के लिए दूसरे हो जाएंगे, मध्यम के लिए दूसरे हो जाएंगे और छोटे के लिए दूसरे हो जाएंगे। सिद्धांत सिद्धांत होते हैं, और चाहे आप उसको किसी भी प्रकार के संस्था पे लागू कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में लागू कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता जो होगी वो क्या होगी, सार्वभौमिक होगी। दूसरा सामान्य दिशा निर्देश। देखिए प्रबंध के सिद्धांत जो है वो सामान्य दिशा निर्देश पर आधारित होते हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं यहां देखिए दूसरा जो स्टेप है सामान्य दिशा निर्देश, कि प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं होते हैं तथा प्रबंधकीय समस्याओं के लिए पूर्ण प्रमाण समाधान के रूप में नहीं माने जाते हैं, हालांकि वे प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वे पूर्ण संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन इनका काम है कि जो प्रबंधक सिद्धांतों को लागू करना चाहता है उसके लिए ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइन, यानी कि जो सामान्य, जहां देखिए जनरल गाइडलाइन, यानी ये सामान्य कुछ निर्देश होंगे, कुछ तत्व होंगे जो बताएंगे कि आप यदि प्रबंधक हो और प्रबंध के सिद्धांत लागू करना है तो आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। प्रबंध को अगर आपको संस्था पे लागू करना है तो उसके लिए क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा है बाबू विकास मूलक, इवोल्यूशनरी। ध्यान दीजिएगा, विकास मूलक, इवोल्यूशनरी, यहां आपका तीसरा है विकास मूलक। इसको भी देखते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रयोगों, गहरे अनुसंधानों तथा प्रबंधकों की बुद्धिमत्ता द्वारा विकसित होते हैं। ये पेशेवर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं के परिणाम है। उदाहरण के लिए किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुशासन आवश्यक। ध्यान दीजिए विकास मूलक का क्या मतलब है। ये जो विकासा मूलक है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं ना, वो संस्था को विकास के तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इन सिद्धांतों का जो यूज है वो पहले से विभिन्न अनुसंधानों के द्वारा या बुद्धिमत्ता के द्वारा एकत्रित किया जाता है। जो व्यक्ति प्रबंध को सिद्धांत को लागू करने के लिए तैयार होता है वह ऐसे ही लागू नहीं करता है। उन सिद्धांतों को पहले उस पर रिसर्च होता है, पहले उस पर बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार होता है कि ये हमारे व्यवसाय के लिए सही है कि नहीं। प्रबंध में अगर हम इसको शामिल करते हैं, अगर ये प्रबंध के लिए जरूरी है, मार्गदर्शन करेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि इसका रिजल्ट निगेटिव जाएगा। तो ये सारी चीजों का पहले अनुसंधान कर लिया जाता है, पहले जांच कर लिया जाता है, और तब प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, आगे बढ़ाने में मदद मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये विकास मूलक होते हैं, यानी ये ग्रोथ को लाते हैं, विकास करते हैं, संस्था को आगे बढ़ाते हैं। चौथा है लोचपूर्ण। देखिए लोचपूर्ण का मतलब है फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल का मतलब है कि प्रबंध के बाबू जो भी सिद्धांत हैं
उनमें हम लोग अपने आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन कर सकते हैं। लोचपूर्ण का मतलब होता है कि जिसको अपने सुविधा के हिसाब से फोल्ड किया जा सके, मोड़ा जा सके, छोटा बड़ा किया जा सके। आप देखिए यहाँ कि प्रबंध के सिद्धांत स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किए जा सकते हैं। वे लोचपूर्ण होते हैं तथा प्रबंधकों को मौजूदा स्थितियों के अनुसार पुराने सिद्धांतों को बदलने एवं नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का विवेकाधिकार होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, यदि हम लोग उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें अपने संस्था के अनुरूप बनाना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। अगर कोई लोचपूर्ण है तो उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, और वही अगर बेलोचदार है तो आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। अगला है बाबू मानव व्यवहार। प्रबंध के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के व्यवहार को प्रभावित करना होता है। जैसे आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हो बाबू कि प्रबंध किस पर लागू होता है? व्यक्तियों के समूह पर। तब प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? मानव व्यवहार से, ह्यूमन बिहेवियरल्स। यानी जो मनुष्य हैं, प्रबंध का कार्य ही मनुष्यों के ग्रुप को दिशा निर्देश देना, उनके साथ मिलकर कार्य करना है। तो इसका संबंध भी किससे होता है? मानव व्यवहार से। यहां देखिए आपका 6 नंबर, कारण एवं परिणाम संबंध। कारण एवं परिणाम संबंध। देखिए हम लोगों ने जब प्रबंध को पढ़ा था बाबू, तो उस समय हम लोगों ने इसको विज्ञान क्यों माना था? क्योंकि ये जो है कारण और परिणाम दोनों की व्याख्या करता है, स्पष्ट करता है। अगर व्यवसाय में कुछ हो रहा है तो उसका कारण क्या है, और ये जो हो रहा है इसका क्या परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बाबू प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, यहां देखिए कि प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम संबंध स्थापित करते हैं ताकि उन्हें कई मामलों में समान परिस्थितियों में लागू किया जा सके। यह किसी सिद्धांत के अनुमानित परिणाम को निर्दिष्ट करने में मदद करता है। यानी कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वे कारण और परिणाम दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं, दोनों की व्याख्या करते हैं। प्रबंध ही कारण और परिणाम की व्याख्या करके आगे चलता है, तो उसमें उसको मार्गदर्शन करने वाला प्रबंध के सिद्धांत भी उसी बेस पे चलेगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि ये क्यों लागू किया जाता है बाबू? क्योंकि लागू करने का रीजन ये है कि प्रबंध के सिद्धांतों को एक ही व्यवसाय में, एक ही तरह के संस्था में तो लागू करना नहीं है। अलग अलग तरह के व्यवसाय हैं, अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं, सब पर लागू करना है। तो यदि सब पर लागू करना है तो एक बार ये स्पष्ट हो जाए कि इसका कारण क्या है और इसके परिणाम क्या मिलने वाले हैं, तो हम सामान्य तौर पर इसको बहुत सारे व्यवसायों में लागू कर सकते हैं। तो इससे हमें बड़ी ही आसानी होती है। 7 नंबर आकस्मिक, कॉन्टिजेंट। प्रबंध के सिद्धांत प्रकृति में स्थिर या पूर्णतया नहीं होते हैं, उन्हें आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित किया जाता है और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें लागू किया जाता है। देखिए आकस्मिक मतलब क्या होता है, पहले ही बताइए। आकस्मिक मतलब होता है अचानक से, यानी कभी कभार परिस्थिति वैसी आ जाए। तब प्रबंध के सिद्धांत देखिए प्रकृति में स्थिर नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है? लोचपूर्ण है। उनको आवश्यकता अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते थे, लोचपूर्ण था। तो ये स्थिर नहीं होते हैं और पूर्ण भी नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए एक ही सिद्धांत हर तरह के व्यवसाय पर एक ही प्रभाव नहीं डालते हैं, तो इन्हें पूर्ण भी नहीं माना जाता है। और यही कारण है कि कभी कभार आकस्मिक यानी अचानक से उत्पन्न परिस्थितियों में इनमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट या बदलाव हमें करना पड़ता है। अब हम लोग बाबू यहां से देखने वाले हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि प्रबंध के सिद्धांतों की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है और उनका क्या महत्व है। यहां से हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हैं कि इनका महत्व क्या है और इनकी आवश्यकता कहां कहां पड़ती है हम लोग।
ठीक है। यानी कि प्रबंध के जो सिद्धांत बने हुए हैं, जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, किस किस ने बनाया। प्रबंध के सिद्धांतों के क्षेत्र में हेनरी फेयोल और F.W. टेलर, दो ठो नाम जो है आते हैं। दोनों लोगों ने है प्रबंध के सिद्धांतों को बनाया और दोनों ही लोगों के सिद्धांतों का हम लोग विधिवत अध्ययन करने वाले हैं आगे के क्लासेस में। अभी हम लोग जानेंगे कि जो प्रबंध के सिद्धांत बने उसकी आवश्यकता या फिर उसका महत्व क्या है, यानी इसकी जरूरत कैसे पड़ती है, इसका क्या महत्व पड़ता है, क्या महत्व होता है व्यवसाय के क्षेत्र में। आइए देखते हैं बाबू, प्रबंध के सिद्धांतों को सभी सामूहिक गतिविधियों में काफी प्रासंगिकता होती है। चलिए इसके महत्वों को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो है ये क्या करता है कि जो प्रबंधक लोग होते हैं, जो प्रबंध का कार्य करते हैं, उनको ये ज्ञान यानी कि सूक्ष्म ज्ञान, छोटा व्यवस्थित ज्ञान, जैसे देखिए प्रबंध सिद्धांतों का उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों को कुशलता एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करना है। प्रबंधक लक्ष्यों को स्थापित करने पर जोर देते हैं और इसलिए इन सिद्धांतों का पालन करने से उन्हें स्थितियों व परिस्थितियों को समझने में मदद मिलता है। प्रबंधक अधिकार भारार्पण के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए नियमित निर्णय निर्धारण को अधीनस्थों पर छोड़ सकते हैं तथा स्वयं असाधारण परिस्थितियों से निपटते हैं जिसमें उनकी विशिष्टता की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रबंधक जब प्रबंध करने जाएगा, एक मैनेजर जब मैनेजमेंट का कार्य करने जाता है बाबू, तो जब वह मैनेजमेंट का कार्य करने जाएगा तो उसको वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। वास्तविक स्थिति का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि एक प्रबंधक के लिए यह संभव नहीं है कि सारा कार्य खुद करे। जो कार्य जटिल होते हैं, जो कार्य ज्यादा जरूरी होते हैं, प्रबंधक उन कार्यों से स्वयं निपटता है। लेकिन जो कार्य उसको लगता है कि अधीनस्थ कर्मचारी, जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनसे कराया जा सकता है, उन पर यह काम छोड़ा जा सकता है, तो वैसे कार्यों को वह उन लोगों को सौंप देता है और अपना जो पूरा ध्यान है वह उन कार्यों पर लगाता है जो कार्य कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, जहां उसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है। दूसरा है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूसरा पॉइंट है बाबू संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अब क्या है, देखिए जितने भी संसाधन होते हैं उनका वैकल्पिक यूज होता है, अल्टरनेटिव यूज होता है। प्रत्येक संसाधन का वैकल्पिक उपयोग संभव होता है। तो यहां क्या है कि जो भी संसाधन हमारे संस्था में मिले होते हैं, जो भी सामग्रियां या फिर संसाधन हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनका सबसे बेस्ट यूज हो। यानी जो उनका यूज हम कर रहे हैं वो बेस्ट तरीके से करें, उससे हमको बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिले, उससे हमको बेस्ट यूटिलिटी मिले। जैसे देखिए यहां पे प्रबंध सिद्धांत योजनाबद्ध गतिविधियों तथा संस्था में कर्मचारियों व सामग्री के व्यवस्थित संगठन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिद्धांतों को न्यूनतम लागत पर मानव प्रयासों व अन्य संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विकसित किया जाता है। विज्ञान का सिद्धांत सुझाव देता है कि श्रमिकों की तरफ से न्यूनतम आवश्यक प्रयासों व ऊर्जा के प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए ताकि बची हुई ऊर्जा का उपयोग अतिरिक्त प्रदर्शन में किया जा सके। समय, ऊर्जा व प्रयासों की बचत करके गतिविधियों को किफायती बनाया जा सकता है तथा संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने से उन पर एक्स्ट्रा खर्च नहीं आता है और हम जो है कम लागत पर ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं। यानी न्यूनतम लागत पर जितना कम से कम हो सकता है उस लागत पर हम उत्पादन लेवल को बड़ा कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बड़ा कर सकते हैं और फालतू खर्च नहीं करते हैं। संसाधनों का फालतू खर्च नहीं होता है, संसाधनों का उतना ही खर्च होता है जितना जरूरी है। यानी फालतू खर्च हम संसाधनों का नहीं करते हैं। 3 नंबर है वैज्ञानिक निर्णय। ध्यान दीजिएगा कि प्रबंध
के सिद्धांत जो भी बने होते हैं बाबू, वो वैज्ञानिक आधार पर ही बने होते हैं। अब वैज्ञानिक आधार पर बने होने के कारण इनसे जो निर्णय निकल के आता है, इनका जो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है बाबू, वो वैज्ञानिक आधार पर ही मिलता है, यानी साइंटिफिक आधार पे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि प्रबंधकीय निर्णयों का आधार स्थिति के उद्देश्य का मूल्यांकन है। प्रबंध के सिद्धांत विचारशील निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये यथार्थवादी मूल्यांकन करने वाले होने चाहिए तथा माप के अधीन होने चाहिए। यानी कि प्रबंध के सिद्धांत, ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिए वो प्रबंध के सिद्धांत में आ जाएगा, उसके महत्व में आ जाएगा। नहीं, कुछ भी करना है तो आपको उसकी माप तौल, उसकी यथार्थता, उसकी सत्यता की जांच कर लेनी होती है। और यदि आप इसकी जांच करके इसका यूज करते हैं तो इससे आपको सर्वोत्तम फायदा होता है, सबसे ज्यादा फायदा होता है। चौथा है बदलते व्यवसायिक वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए बाबू, व्यवसाय का जो वातावरण है वो बदलता रहता है। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी रहती हैं? नहीं रहती। आप लोग अपनी ही परिस्थिति देख लीजिए। अभी जो है, पहले कुछ साल भर पहले आप लोग जो है 9th 10th के परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अब जो है 12th के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आपकी परिस्थिति बदली है कि नहीं बदली है? बदली है ना। पहले पढ़ाई आप लोग थोड़ा बहुत करते थे, अब बिल्कुल नहीं करते हैं। ये भी परिस्थिति में बदलाव है। मोबाइल से फुर्सत नहीं है, क्लास चल रहा है, बैठ के आपस में बतिया रहा है सब, कोनो सोया हुआ है, लगिए नहीं रहा है, क्लास चल रहा, लग रहा है अनाथाश्रम में बैठा है सब। क्लास को सुनने के लिए एनर्जी चाहिए। जब तक तुम अपना डेडिकेशन नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। पोलियो का ड्रॉप नहीं है कि 2 बूंद कोई आएगा मुंह में गिरा देगा, लो तुमको समझ में आ गया। इसके लिए तुमको खुदे मेहनत करना पड़ेगा। तो ध्यान आप लोगों का रहना चाहिए। और किसी भी चीज का महत्व उसी समय है जब उसकी उपयोगिता है। बहुत बार जो है वो ज्ञान देना जरूरी नहीं होता है। अक्सर जो है हर मुद्दे पर ज्ञान देना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी आपको साथ देना होता है। परिस्थिति के अनुरूप ज्ञान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ज्ञान दे रहे हैं, गलत समय पर दे रहे हैं, तो उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं। ज्ञान का उपयोग सही समय पर ज्ञान देने के लिए। अब आप किसी के यहाँ पहुंचे हुए हैं, शादी के समय एकदम बारात आ गया है, वहां पे आप पहुंचे हुए हैं और जाके कह रहे हैं कि जो स्टॉल है ना, आपको यहाँ नहीं लगवाना है, यहाँ लगवाना है। अरे आप इतने अच्छे शुभ चिंतक हैं तो समय से आइए, समय से बताइए। अब शादी विवाह का घर है, बारात द्वार पे आ गया है और उस समय आप कह रहे हैं कि स्टॉल यहाँ नहीं लगना चाहिए, वहां लगना चाहिए। अब उस समय आपके उस ज्ञान का कोई वैल्यू है? बताइए, कोई वैल्यू है? नहीं है। तो बाबू ज्ञान भी समय पे दिया जाता है। कभी कभी ज्ञान नहीं जरूरी होता है, फालतू ज्ञान मत दिया कीजिए। अब कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको उस समय तैरना सिखाएंगे कि बचाएंगे? पहले हम उसको बचाएंगे, बाद में उसको राय देंगे बाबू जिंदगी में तैरना सीखना भी जरूरी है, नहीं तो डूब जाओगे। तो अब वो डूब रहा है और आप उस समय ज्ञान दे रहे हैं कि तैरना सीखना चाहिए। उस समय के ज्ञान का क्या मतलब है? कोई मतलब है? चलिए आगे देखते हैं बाबू कि बदलते व्यवसायिक वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। कि यदि व्यवसाय का वातावरण निरंतर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है प्रबंध के सिद्धांतों को कैसे उपयोगी बनाएंगे, कैसे आप उन सिद्धांतों का लाभ उठाएंगे, इस पर भी विचार करना होता है। कि सिर्फ देखिए पॉजिटिव वे में ही नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में सोचना होता है। अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो उसका विश्लेषण पूरे अच्छे तरीके से करो। अगर विश्लेषण अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो आप जो है, वो कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। जिस गागर में पानी आधा होता है ना, वो पानी ज्यादा हलचल करता है, लेके चलिएगा तो। और जो पूरा भरा होगा ना, उसमें हलचल कम रहेगा, उसमें से पानी छलकने का डर नहीं रहता है। अगर पूरा कंप्लीट है तो वो छलकेगा नहीं, और जब आधा रहेगा ना तो उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा आता है, पानी में छलकने का डर ज्यादा रहता है। यही स्थिति है आजकल के जो है आप लोग जो हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को समझाया जा रहा था कि क्लास में आप लोग जो है बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं, सो जा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ये पढ़ाई का मतलब है? हम इधर बताने में लगे हुए हैं, तुम लोग आपस में बताने में लगा हुआ है।
चलिए बाबू अगला देखते हैं 5 नंबर, प्रभावी प्रशासन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए प्रत्येक संगठन की प्राथमिक आवश्यकता एक प्रभावी प्रशासन होता है। देखिए प्रशासन का बड़ा जरूरत है किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में। यदि प्रशासन बढ़िया नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बढ़िया नहीं है, तो वो संस्था विकसित नहीं हो सकती है, वो संस्था आगे ग्रोथ नहीं करती। काहे नहीं करेगी बाबू? क्योंकि देखिए डिसिप्लिन जो होता है ना, अभी हम जैसे समझा रहे थे आप लोगों को, आपस में बात करना, सोना, ये आपके स्वभाव में कब आता है? जब आप डिसिप्लिन में बैठना उठना सीखे होते। तो जब डिसिप्लिन शुरू से नहीं है तो दिक्कत तो होगा ही। 10वीं में वैसे ही पढ़े, 9वीं में वैसे ही पढ़े, 11वीं में वैसे ही पढ़े, तो 12वीं में कैसे सुधार होगा भाई? लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा ना, कोई भी काम बढ़िया से आप नहीं कर पाएंगे। एक व्यवसाय को चलाने के लिए वहां का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है काफी इफेक्टिव होना चाहिए। वहां के कर्मचारियों में डर होना चाहिए, उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अब मान लीजिए टाइम टेबल बना हुआ है कि सारे एम्प्लॉइयों को 10 बजे आना है, उसमें से 2 को 10:30 में आ रहा है, तो धीरे धीरे देखा देखी बाकी लोग भी 10:30 में आने लगेंगे। ए भाई जब वो 10:30 में आ रहा है तो हम क्यों आए 10 बजे? अब वही अगर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है कि 10 बजे एंट्री हुई तो ठीक है, 10:01 पर होगा तो हाफ टाइम का सैलरी कट जाएगा। अब बताइए कि 9:55 में पहुंच के लाइन में लग जाएगा कि नहीं सर? लग जाएगा ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बढ़िया तरीके से चलाना है तो उसमें जो प्रशासन होगा बाबू वो इफेक्टिव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सख्त होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सख्त नहीं होगा, वो बढ़िया रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएगा, तो संस्था का ग्रोथ संभव नहीं है। अगला है बाबू सामाजिक उत्तरदायित्व, 6 नंबर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए प्रबंध के जो भी सिद्धांत बने हैं, चाहे बनाए जाते हैं, तो उन सिद्धांतों का सिर्फ व्यवसायिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, सिर्फ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनका समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेवारी है। यानी कि जब जो है हम लोग प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं, प्रबंध के सिद्धांत जब बनाए जाते हैं, जब उनका अवलोकन होता है, जब उनका विश्लेषण होता है, तो उसमें इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि ये जो सिद्धांत हम अवलोकित कर रहे हैं या जो सिद्धांत विश्लेषण कर रहे हैं, ये सिद्धांत का समाज पे गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी जो हमारा समाज है उस पर इसका गलत असर नहीं पड़ना चाहिए, समाज पर इसका सही असर पड़ना चाहिए। कोई भी ऐसी असुविधा समाज को ना होनी चाहिए। इसके बाद अगला है प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षा और अनुसंधान। ध्यान दीजिए कि जब सिद्धांतों का बनाया जाए तो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका प्रशिक्षण शिक्षा और अनुसंधान, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध प्रशिक्षण व शिक्षा के आधार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीबीए, एमबीए आदि इन सिद्धांतों को उनके पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पढ़ाते हैं। प्रबंध संस्थान योग्यता परीक्षा लेते हैं और ये परीक्षाएं प्रबंध सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। अक्सर आप लोग सुने होंगे एमबीए का नाम, बीबीए का नाम। आप इंटर के बाद जो है बीबीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि आपको जो है प्रबंध का ज्ञान दिया जाता है, प्रबंध के बारे में बताया जाता है, प्रबंध की उपयोगिता बताई जाती है, कार्य करने की शैली बताई जाती है। तब जो इसमें यह क्या महत्व है कि अगर प्रबंध का प्रशिक्षण आपको मिला हुआ है, यदि प्रबंध की शिक्षा आपको मिला हुआ है, आपने प्रबंध पे अनुसंधान किया हुआ है, उस पर बढ़िया से जांच किया हुआ है, तो आप प्रबंधक के रूप में बढ़िया काम करोगे। और जब आप बढ़िया काम करोगे तो आपसे संस्था को फायदा होगा, और संस्था से फायदा होगा तो इसका लाभ मिलेगा, आपको भी मिलेगा और संस्था को भी मिलेगा। अगला है सहयोग की भावना विकसित करना। यानी कि इसका एक ये भी महत्व है, एक ये भी योगदान है कि सहयोग की भावना को विकसित किया जाता है। यानी संगठन के अंदर जो भी लोग होते हैं, यहाँ देखिए आप कि एक अच्छा प्रबंध वह है जो प्रत्येक व्यक्ति में सहयोग की भावना विकसित करता है। चूंकि प्रबंध दूसरों के द्वारा कार्य कराता है, प्रबंध के सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहयोग दूसरों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि एक संगठन में काम करने वाले विभिन्न लोगों से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने का प्रयास किया जाता है,
ताकि सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि देखिए ग्रुप एफर्ट जो है किसी भी काम को ज़्यादा आसान बना देता है। तो ग्रुप एफर्ट के लिए जरूरी है कि लोग एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, उसकी विशेषताएं, प्रकृति और उसका जो है महत्व। ये 3 टॉपिक आज के क्लास में। वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको नोट्स बनाने में और समझने में भी दिक्कत होगा। तो आप लोग जो है पूरे ही क्लास को बढ़िया से देखिए। प्रत्येक चैप्टर्स का पूरा कंसेप्ट जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिलता रहेगा विथ ऑब्जेक्टिव सेट। धन्यवाद।